सो हेलो एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप एवरीवन इज़ ऑलराइट। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो है एएम वेव ट्रांसमिशन के ऊपर। बेसिक जो इसमें टॉपिक्स जो कवर्ड किए हैं मैंने वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एएम जनरेशन, देन सेकंड वन इज़ जनरेशन ऑफ डीएसपी-एफसी वेव्स, देन उसके अंदर जो उसके जनरेशन्स के जो मेथड हैं वो हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, स्विचिंग मॉड्यूलेशन, और जो थर्ड है वो जनरेशन ऑफ डीएसपी-एफसी वेव है जिसमें आते हैं दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम जनरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पर लिखा है उसका मतलब यही है कि जो एम जनरेशन होती है उसमें जो करियर का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, मतलब कि हम करियर को सुपर इम्पोज करवाते हैं मैसेज सिग्नल के ऊपर। सो इसका करने का जो मेन कारण, जो मेन रीज़न है कि ताकि क्योंकि मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है तो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सो वो मतलब हमें ज़्यादा एंटीनास की ज़रूरत पड़ेगी उसको फिर से वहाँ, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली है वो थिंग, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो वो थोड़ा ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी उसके फिर से रीट्रांसमिट करने के लिए। सो अगर फ्रिक्वेंसी हम हाई कर दें उसकी, जो कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करते हैं, सो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ उसको सुपर इम्पोज करवा के उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करा दे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। सो इसीलिए हम एम जनरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम्स बनी है, एक में मैसेज सिग्नल है जो कि साइनसोइडल सिग्नल है और एक में हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। सो जब इसको सुपर इम्पोज करवाएंगे तो हम देख सकते हैं जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है कैरियर सिग्नल की, उसमें जो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी दोनों ऐड होती हैं। डैट इज़ अगर हम मान लें एफ सी कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी और एफ एम मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है तो वो ऐड होंगी, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो एफ सी प्लस एफ एम होगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है हमारे मैसेज सिग्नल की, सो तब कैरियर फ्रिक्वेंसी मैसेज फ्रिक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम होगा। सो उस केस में ये दोनों फ्रिक्वेंसीज माइनस होंगी एक दूसरे से। सो वहाँ पर हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। सो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आती है वो कुछ इस टाइप से आती है, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है राइट साइड ऑफ द एरो। सो देख सकते हैं इसमें हम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ए सी प्लस ए एम है और जो मिनिमम होगा वो ए सी माइनस ए एम होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आता है। सो एम टी मैंने ए एम साइन ओमेगा एम टी मैसेज सिग्नल है और सी टी ए सी साइन ओमेगा सी टी कैरियर सिग्नल है। सो हम जैसे कि जानते हैं कि इस जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसमें जो हमारे पास कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। सो जो रिजल्टेंट सिग्नल हमारे पास आ गया सी एम टी, उसमें देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल सी टी था उसमें सिर्फ ए सी था, बट जो सी एम टी है उसमें ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी है। सो ऐसे हम देख सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। सो उसके आगे ये तो एक जनरल इक्वेशन थी, उसके आगे इसको और सिंप्लीफाई जब किया, सो यहाँ पर आगे इन्होंने ए सी कॉमन लिया है। इसको लेने का कारण ये है कि यहाँ से हम एक स्पेसिफिक टर्म निकालेंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। सो ए सी निकालने के बाद जो हमारे, क्योंकि हमने ए सी निकाला था तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था ए एम अपॉन ए सी। सो जो ये ए एम अपॉन ए सी था वो था मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो ए सी को कॉमन आउट लेने का रीज़न सिर्फ यही था कि यहाँ पर हम म्यू को इंट्रोड्यूस कर सकें। सो सी एम टी अब इसके बाद आएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू साइन ओमेगा एम टी। सो उसके बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखना चाहें, क्योंकि हमें थोड़ी सी चीज़ें और इसके बारे में जाननी है, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे जो है साइन ए साइन बी, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होती है। तो इसको लगाने के बाद हमारे पास सॉल्व आउट करके जो आएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू अपॉन टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस ए सी म्यू अपॉन टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। सो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो जो ए सी साइन ओमेगा सी टी है वो मेरे पास कैरियर है, और जो कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाली टर्म है वो मेरे पास लोअर साइड बैंड है, और जो कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली टर्म है वो हमारे पास अपर साइड बैंड है। सो
ये बेसिक एम्पलीट्यूड वेव जनरेशन है। बेसिक एम्पलीट्यूड वेव ऐसे जनरेट करते हैं हम, और यही वेव जो है हमारे पास, यही इक्वेशन जो है कहने का मतलब ये है मेरा कि यही इक्वेशन जो है वो ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर वेव की इक्वेशन भी कही जाती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड बैंड्स हैं, लोअर एंड अपर, और इसमें कैरियर भी है AC साइन ओमेगा CT के टर्म में। सो नेक्स्ट चलते हैं आप। सो द जनरेशन ऑफ DSB-FC। सो DSB-FC जैसे मैंने पीछे भी कहा कि ड्यूल साइड बैंड फुल कैरियर। सो इसमें लोअर साइड बैंड भी होता है FC-FM, अपर साइड बैंड भी होता है FC+FM, और फुल कैरियर होता है FC। और इसकी अगर बैंडविड्थ की मैं बात करता हूँ तो 2FM होगी इसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जस्ट FC+FM माइनस FC-FM किया है हमने, और वहाँ से हमारे पास 2FM निकल आया है। सो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की डायग्राम होती है DSB-FC की। अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, इसका पहला मेथड जो है हमारे पास वो है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। सो ये डायग्राम है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन की। सो MT मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल AC cos 2πfct को हमने एक समर में ऐड किया है। उसके बाद जो रिजल्टिंग सिग्नल है वो स्क्वायर लॉ डिवाइस में जाता है, और उसके बाद जो इसका रिजल्टिंग सिग्नल होता है वो बैंड पास फिल्टर में जाता है, और ST हमारे पास एक DSP-FC जनरेटेड वेव आ जाती है। सो अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इसको समर में करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर सबसे पहले दी हुई है, V1t = MT + AC cos 2πfct। सो ये हमारे पास समर में जब ये दोनों सिग्नल ऐड होंगे, उसके बाद V1t जाएगा स्क्वायर लॉ डिवाइस में। तो अब हम स्क्वायर लॉ डिवाइस को समझें तो स्क्वायर लॉ डिवाइस किसी भी इक्वेशन को, किसी भी वेव को किस तरह से मॉडिफाई करता है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से होती है। दैट इज़ जो हमारे पास इक्वेशन 1 में दी है, V2t = K1VT + K2V1 और आगे अगर इलेबोरेट फिर से करूँ मैं इसको, तो इसके आगे आएगा K3V1 क्यूब T + K4V1 4T। सो इस तरह से ये आगे चलती जाएगी, बट क्योंकि हमने ईज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इसकी स्क्वायर वाली टर्म को ही लिखा है, हालांकि ये आगे भी जाता है बट उस चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सो इसलिए हमने सिर्फ स्क्वायर तक ही इसको रखा है। सो K1 K2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। सो आगे अगर हम देखें तो जो हमने V1t निकाला था उसको हम V2t में पुट कर देंगे। सो पुट करने के बाद इस सब सारी चीज़ को सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन आती है वो होगी ST AC × 1 + KAMT जो कि मैसेज सिग्नल है × cos 2πfct। सो मैं इस इक्वेशन को बैक करूँगा, ज़रा पीछे जाऊँगा, और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा हमारी CMT की इक्वेशन में, जो इस पेज पे जो CMT की इक्वेशन है। सो ये इक्वेशन को मैं अगर इस वाली पेज में नहीं, ये वाली इक्वेशन, इस वाले पेज में जो CMT की इक्वेशन है, सो AC + AM sin ओमेगा MT। सो जो AM sin ओमेगा MT है, जो पिछली इक्वेशन मैंने दिखाई उसमें MT है, सो MT बेसिकली यहाँ पर AM sin ओमेगा MT ही है। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं फिर से कंपेयर करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये DSB-FC की ही इक्वेशन है। सो इससे हमें पता चलता है कि हम बैलेंस्ड स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेशन को यूज़ कर सकते हैं DSB-FC की जनरेशन के लिए। सो यहाँ लास्ट में लिखा है, बाय कंपेयरिंग द आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AM wave we will get the scaling factor as K1। अब ये जो थी हमारे पास स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की आउटपुट ST K1AC, ये नीचे वाली नहीं थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मेरे से थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक होगी। सो जो आउटपुट आई थी हमारे पास स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की वो थी K1AC × 1 + 2K2/K1 × MT × 2πfct। सो ये हमारे पास सॉल्व आउट करने के बाद, तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ, सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलती जुलती ही इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये होती है AC 1 + KAMT × 2πfct। जो K है यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है, और एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी की मैं बात करूँ तो वो होगी 2K2/K1। ये हमने यहाँ से एक पॉइंट नोटिस आउट किए इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये दोनों क्योंकि ये जो
आउटपुट है स्क्वायर लॉ मॉडुलेटर की, वो एम वेव की इक्वेशन से मैच कर रही है काफ़ी हद तक नहीं, पूरी ही मैच कर रही है। सिर्फ एक एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी का यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ ये चीज़। सो ये DSB FC वेव को जनरेट करने के लिए यूज़ हो सकती है। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्विचिंग मॉडुलेटर। तो स्विचिंग मॉडुलेटर भी स्क्वायर लॉ डायोड मॉडुलेशन की तरह ही है। इसमें बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम है। MT CT समर में जाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लॉ डिवाइस की जगह स्विचिंग डायोड में वो जाते हैं। और थर्ड आता है बैंड पास फिल्टर। सो बैंड पास फिल्टर पीछे भी रह गया। सो बैंड पास फिल्टर का काम यही होगा कि वो सिर्फ उस बैंड की फ्रिक्वेंसीज को ही पास आउट करेगा, जैसे कि जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, जो मतलब उसकी बैंड विड्थ होगी, जो कि हमने 2FM पीछे देखी थी। So switching modulator is similar to square law modulator. The only difference is that in square law modulator, the diode is operated in non-linear mode, whereas in the switching modulator, diode has to operate on an idle switch. So उसमें non-linear mode में वो operate करता है, मतलब एक जैसे हमने इक्वेशन देखी कि K1V1 प्लस K2V K2, वैसे नॉन लीनियर मोड में वो ऑपरेट करता है। बट इसमें जो है स्विचिंग डायोड एक टाइम के लिए ऑन होगा, एक टाइम के लिए ऑफ होगा, इस तरह से वो वर्क करेगा। सो इसमें हमने MT CT सिग्नल रिस्पेक्टिवली ले लिए हैं, जो हम पीछे भी वैसे ही कर रहे थे। सो जो ऐडर होगा वो यहाँ पर भी ऐड ही करेगा, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, V1T इक्वल टू MT प्लस CT। अब द सिग्नल V1T इज अप्लाइड एज इनपुट ऑफ डायोड। अब V1T जो है हम डायोड की इनपुट में दे रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर स्विचिंग डायोड लगाया है। अज्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड जो मैसेज सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड से। सो इस केस में हमारे पास जो कैरी सिग्नल होगा वही कंट्रोल करेगा कि डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा, क्योंकि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत कम है और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही डिसाइड करेगा। देयरफॉर अगर जब कैरियर सिग्नल जब डायोड फॉरवर्ड वाइज तभी होगा जब कैरियर सिग्नल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और रिवर्स वाइज तब होगा जब लेस देन ज़ीरो होगा। सो आउटपुट डायोड की इसी पर हमने इस इक्वेशन को रिटर्न डाउन किया है, जो है V2T इक्वल टू V1T इफ CT ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो इफ CT लेस देन जीरो। सो वेयर XT इज पीरियोडिक पल्स ट्रेन विद टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/FC। सो पीरियोडिक पल्स ट्रेन मतलब ये XT इस तरह का सिग्नल होगा, जब ये XT ग्रेटर देन जीरो होगा तब ये डायोड ऑन होगा, और जब ये XT लेस देन जीरो होगा तब ये ऑफ होगा, तब ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन XT की कुछ इस टाइप से आएगी हमारे पास, जो यहाँ पर इन्होंने दी है। और इसको सॉल्व आउट करने के बाद आगे हमारे पास जो इसको पूरे को चीज़ को सॉल्व आउट किया है हमने, और उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा AC/2 इंटू 1 प्लस 4/π/AC/MT cos 2π/FC/T। सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि AC इंटू 1 प्लस KMT cos 2π/FC/T के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, सो हमारे पास जो सेंसिटिविटी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी आती है वो 4/π/AC आएगी। सो ये दोनों इक्वेशंस क्योंकि सिमिलर हैं, सो ये भी DSP FC ही वेव ही जनरेट हो रही है इस मेथड से भी। सो इसलिए हम इसको भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ DSP FC। सो जैसे DSP FC हमारे पास था ड्यूल साइडबैंड सप्रेस्ड करियर, DSP FC था हमारे पास ड्यूल साइडबैंड फुल करियर, उसमें दोनों साइडबैंड थे और करियर थे, एक फुल करियर था। बट जो DSP SC है उसमें हमारे पास करियर नहीं होता है, लोअर साइड बैंड होता है और अपर साइड बैंड होता है। सो इस डायग्राम में भी देख सकते हैं करियर क्योंकि सप्रेस्ड है, सो उसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है, और जो दो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड हमारे पास प्रेजेंट हैं वो दोनों शो हो रहे हैं इस डायग्राम में। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दो MT और CT सिग्नल बिल्कुल वैसे ही हम लेंगे, बट इसमें जो है हमारे पास ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं। सो इसीलिए क्योंकि अगर हम इनको देखें तो अब इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, तो हमारे पास आएगा AM AC cos 2π/FMT cos 2π/FC/T। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला हमने लगाया है, तो उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट में इक्वेशन ST इक्वल टू AM AC 2 cos 2π/FC प्लस FMT प्लस AM AC अपॉन 2 cos 2π/FC माइनस FMT आया है। सो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि FC प्लस FMT वाली टर्म जो कि अपर साइड बैंड है, FC माइनस FMT वाली टर्म जो कि लोअर साइड बैंड है। सो इसमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तो प्रेजेंट है, बट कोई कैरियर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हम DSB SC कहते हैं इसको। सो
अब इसकी फर्स्ट टेक्निक आती है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। सो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें दो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर हैं, एक लोकल ऑसिलेटर है जो कि हमें कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है दोनों एएम मॉड्यूलेटर्स में। बट फर्स्ट वाला एएम मॉड्यूलेटर जो है उसमें जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो है ओरिजिनल सिग्नल, जो कि मैसेज सिग्नल ओरिजिनली है। और जो सेकंड वाला एएम मॉड्यूलेटर है उसमें जो मैसेज सिग्नल है वो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को 180 डिग्री हमने फेज इन्वर्जन किया है उसका, सो वो वाला सिग्नल उसमें जा रहा है। और एएम मॉड्यूलेटर में बेसिकली सर्किट क्या होगा, ये मेन चीज़ है। सो एएम मॉड्यूलेटर में सर्किट जो होगा, जो पीछे हम देख सकते हैं, जो हमने दो जनरेशन मेथड पढ़े, स्क्वायर लो डायोड मॉड्यूलेशन और स्क्वायर लो मॉड्यूलेशन और स्विचिंग डायोड मॉड्यूलेशन, हाँ यही है। सो ये दो चीज़ हमने पीछे पढ़ी। सो ये दो सर्किट इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में हो सकते हैं, क्योंकि डीएसपी एससी वेव को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें डीएसपी एफसी वेव जनरेट करनी पड़ेगी। सो ये दोनों एम मॉड्यूलेटर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डीएसपी एफसी वेव को जनरेट करेंगे। सो इसलिए ये एम मॉड्यूलेटर में कोई सर्किटरी नहीं होगी, सिर्फ पीछे जो हमने दो मेथड्स पढ़े उन्हीं में से कोई एक सर्किटरी इसके अंदर हमने लगाई होगी। सो इसमें भी यहाँ पर भी वही चीज़ दी है। सो हम पहले एम मॉड्यूलेटर की आउटपुट देख सकते हैं जो कि डीएसबी एफसी वेव की इक्वेशन है। सेकंड की भी देख सकते हैं, ये भी डीएसबी एफसी वेव की ही इक्वेशन है, बट यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि हमने माइनस एम्प्टी सिग्नल सेकंड एम मॉड्यूलेटर में फेड इन किया था। सो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन है। सो इसको सॉल्व आउट करने के लिए अब जो ये S1T है और S2T है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे इस समर में जाके। सो यहाँ पर यही चीज़ दी है। अगर मैं देखूँ, सो वी गेट द डीएसपी एससी वेव्स एसटी बाय सब्ट्रैक्टिंग S2T फ्रॉम S1T। सो यही चीज़ दी है। सो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2ACKAMT cos 2 pi FCT। सो अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर आ रहा है वो 2Ka का आ रहा है। सो ये भी डीएसपी एससी वेव जनरेट कर रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। सो ये मेथड इसलिए हम यूज़ करते हैं डीएसपी एससी वेव के लिए। जो इसका अब इस प्रेजेंटेशन का जो लास्ट पार्ट कह सकते हैं, रिंग मॉड्यूलेटर। सो ये भी डीएसपी एससी वेव को ही जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो इसमें देख सकते हैं 2 सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर्स हैं हमारे पास। एक फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में मैसेज सिग्नल है और सेकेंडरी में हमने कैरियर सिग्नल दिया है, और जो सेकंड ट्रांसफॉर्मर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कैरियर सिग्नल है और सेकेंडरी हमें डीएसपी एससी वेव दे रही है। और इसमें 4 डायोड्स हैं, D1 D2 D3 D4। अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में तो वही चीज़ है जो मैंने पीछे बताई। सो 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। सो 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल द डायोड्स D1 एंड D3 आर स्विच्ड ऑन। सो अब मैं पॉजिटिव हाफ की बात करता हूँ। सो जब पॉजिटिव हाफ होगा करियर का, सो D1 और अगर मैं D3 की बात करता हूँ तो उनकी पी साइड तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव के साथ ही अटैच होंगी, सो वो ऑन बिहेव करेंगे। बट D2 और D4 ऑफ इसलिए हैं क्योंकि उनकी एन साइड जो होगी वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कॉन्टैक्ट में होगी, सो इसलिए वो ऑफ होंगे। सो जो ये केस होगा, इस केस में जो मैसेज सिग्नल होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। और जो सेकंड केस होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा और D2 और D4 स्विच ऑन हो जाएंगे और D1 और D3 स्विच ऑफ हो जाएंगे। सो इन दिस केस जो मैसेज सिग्नल है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं D1 D2 D3 D4 इनकी 4 सीरीज एक्सपेंशन करूँ तो वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सो अगर मैं इस इक्वेशंस को देखता हूँ, सो इसमें हमारे पास कोई भी करियर सिग्नल अकेला नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैंड्स की इक्वेशन ही आ रही है। सो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये भी डीएसबी एससी वेव ही जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एएम जो करियर है हमारा उसके लिए कोई भी अलग से कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है इस इक्वेशंस में। सो इस मेथड को भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएसबी एससी वेव की जनरेशन के लिए। सो थैंक यू गाइस। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन्हें काफ़ी हद तक चीज़ें पता चली होंगी इस वीडियो को देख के, और शायद कहीं पर गलत भी हो सकता हूँ तो उसके लिए भूल चूक मेरी माफ़ करें। एंड थैंक यू टू मिस्टर अक्षय कन्वर सर, जिन्होंने एक नई चीज़ करने का मौका दिया हमें। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।